क्लास 9th साइंस लेसन 4 जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है उसका आज वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन आंसर का। लेसन का हम लास्ट ईयर ही बना चुके हैं, पहले ही डाल चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर आज देखने वाले हैं। अभी भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है 46 से, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और पेज नंबर 47 पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट आर कैनाल रेस, है ना। अब मैं आपको सॉल्यूशन से ही बता देता हूँ डायरेक्टली। सो द पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन डिस्कवर बाय ई गोल्डस्टीन आर कॉल्ड कैनाल रेस। इन रेस को हम क्या कहते हैं? कैनाल रेस कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जो कि कैसी होती हैं? जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, दोनों अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, चार्जेस भी दोनों पर इक्वल होते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा? चार्ज एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा। इसका -1 इसका +1 कैंसिल होकर 0, तो नो चार्ज होता है। द एटम विल नॉट कैरी एनी चार्ज। एटम के ऊपर पहली बात तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। चार्ज होते हैं आयंस के ऊपर। पेज नंबर 49 के कुछ क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। सो स्टूडेंट, एटम इज न्यूट्रल एज अ होल बिकॉज एन एटम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। On the basis of Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? तो Rutherford model के हिसाब से on the basis of Rutherford model, subatomic particle proton is present in the nucleus of atom। मतलब प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बोहर मॉडल का स्केच बनाना है जिसके अंदर 3 शेल्स हों। तो देखिए, बोहर मॉडल ने क्या बोला था कि सबसे सेंटर में न्यूक्लियस, इसलिए इसको ब्लैक ब्लैक किया। ये पहली सर्कल पहली शेल, सेकंड सर्कल सेकंड शेल, थर्ड सर्कल थर्ड शेल। ठीक है, इन्होंने 3 शेल का मॉडल बताया था। What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? So, observation of the experiment would have been different if a metal other than गोल्ड इज टेकन। तो शायद ऐसा हो सकता था कि अगर हम गोल्ड ना लेके कुछ और लेते तो शायद ऑब्जर्वेशन कुछ चेंज हो जाते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 एटम कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव? तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पूछा गया स्टूडेंट से। पूछा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कितने होते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? जो मास नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास, इसका मास 4 यूनिट है, और प्रोटॉन कितने हैं? 2 है, 2 प्रोटॉन है। तो 4 यूनिट में से प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर। तो 4 प्रोटॉन, 4 न्यूक्लियस में मास नंबर 4, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिलाकर 4 है। उसमें से प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो 4 - 2 आंसर क्या आएगा आपका? 2। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। स्टूडेंट, कॉपी में बताता हूँ, आपसे पूछा गया है क्लोरीन। तो देखिए, क्लोरीन की वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। बोहर मॉडल के हिसाब से 17 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे जमे होंगे? पहली शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7। ठीक है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको ऐसे लिख भी लो आप, जो भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 52 का क्वेश्चन 1 है। तो इसको कहो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का 287। हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ रखा है कि जो
ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 7 वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तब इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है ना। जब भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेता है देता है वो उसकी वैलेंसी है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। लेकिन -1 क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसको माइनस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए अभी अगर क्लोरीन के एटम की बात करें, क्लोरीन के एटम में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? माइनस के चार्ज और प्रोटॉन प्लस के। तो अगर मैं 18 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज में से 17 प्रोटॉन के चार्ज माइनस करूँगा तो भी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी को -1 लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सल्फर की वैलेंसी, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सल्फर का 16, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2, 8, 6। उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है -2। ये तो सिंपल है, 6 + 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, जो रहता है 2, 8, 2। अब इसको ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले 6, या 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसके लिए इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन प्लस में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वैलेंसी प्लस में आती है। क्लियर है क्लास? ये मैंने समझा दिया। लिखने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही जो मैंने बोला है वो सब यहाँ पर बस लिखा होगा और कुछ नहीं। ठीक है, इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सो इट्स वैलेंसी इज 1, वैलेंसी 1 हो गई है। ठीक है, इसी टाइप से लिखा हुआ है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? इज ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम? देखिए एटॉमिक नंबर 8 ही होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन 8 है तो एटॉमिक नंबर 8 हो गया। नो चार्ज ऑन द एटम बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, दोनों जब बराबर होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास निकालना है। सो स्टूडेंट हियर इज द टेबल 4.1, ये हमारी टेबल है 4.1। हम इसको देख लेते हैं कि इसमें उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का पूछा है और सल्फर का। ऑक्सीजन सल्फर का मास हमको निकालना है। तो मास जो होता है स्टूडेंट वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलता है, कि प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करने से मास पता चलता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 8 + 8 16 यूनिट का मास हो जाएगा। सल्फर में 16 ही न्यूट्रॉन है 16 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है, तो 16 + 16 इसका मास कितना हो जाएगा? 32 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मास किससे निकलता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। देखिए स्टूडेंट्स वही आंसर यहाँ दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, दोनों मैंने टेबल में आपको दिखा दी, 8 और 8 है, तो यहाँ पर 16 आएगा। मिस प्रिंट हो जाता है बहुत बार बुक्स में, और 16 + 16 32। क्लियर क्लास? चलिए पेज नंबर 53 पर एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, फॉर द सिंबल HDT, यहाँ पर HD और T दिए, 3 सिंबल दिए हैं। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, देखिए प्रोटॉन, इसको प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, ट्राइटियम होते हैं, ये होते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन सब में 1 1 होता है, इलेक्ट्रॉन सब में 1 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर्स चेंज होने की वजह से ये तीनों बनते हैं। तो प्रोटॉन जो प्रोटियम होता है या जिसको प्रोटॉन कहते हैं उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए उसको प्रोटॉन कहते हैं। ड्यूटेरियम जिसके अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो 1 और 1 2, तो इसका मास नंबर 2 हो गया, इसलिए इसको 2 बोल लिया। ट्राइटियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसलिए इसका मास नंबर 1 और 2 3 हो गया, इसलिए इसको ट्राइटियम कहते हैं। क्लियर है क्लास? हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। हमको आइसोटोप और आइसोबार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो आइसोटोप है
15Cl17 और 13Cl17, मतलब क्लोरीन के एलिमेंट हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक जैसा ही होगा स्टूडेंट। क्लोरीन का कैसा होगा, यहाँ लिखा है 2,8,7, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर भी 17 है, तो दो अलग चीज़ तो है नहीं। तो 2 + 8 10 + 17 2,8,7। ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमारा एक वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, जो इस लेसन का है। आइसोबार है कैल्शियम और ऑर्गन, एक का एटॉमिक नंबर 20, एक का 18 है। ऑर्गन का क्या होगा 2 8 8, क्योंकि पहली शेल में 2, दूसरे में 8 बचे हुए थर्ड शेल में, तो 2 8 8, 2 + 8 10 10 + 8 18, 2 8 8 2 20 का होगा। देखिए यहाँ तक 18 था, तो ये भी 18 यहाँ तक है, इसके बाद 20 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखते हैं, जो लेसन के पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं वो। पहला क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा बुक में भी आई थिंक दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलेटिव मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना, वो इन दोनों के मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1/1840 टाइम्स होता है, इसलिए इसको लिखा है 1/840 एटॉमिक मास यूनिट। इन दोनों का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 एटॉमिक मास यूनिट। चार्जेस, इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1, न्यूट्रॉन पर 0। लोकेशन, तो इसकी लोकेशन होती है आउटसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल की क्या कमियां या लिमिटेशन थी, तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय अदर साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ रिजल्ट्स फाइंड किए थे, दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन मॉडल, उनको थॉमसन मॉडल नहीं समझा पाया था, इसलिए ये मॉडल हटा दिया गया है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशन थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडाइनमिक्स द एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो मोशन में होते हैं, जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं मोशन में, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये है। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है प्रोटॉन के, जैसे कि सन के चारों ओर अर्थ लगाती है। मस्ट एमिट रेडिएशन, तो जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। देयरफॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी छोड़ता जाएगा, और अगर इसके अंदर से एनर्जी निकलती जाएगी कंटिन्यूसली, तो इलेक्ट्रॉन मस्ट स्टेडीली ड्रिफ्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। उसके चक्कर धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास एनर्जी अब कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस कोलैप्सिंग द एटम, बट एटम नेवर कोलैप्स इन दिस वे, मतलब एटम एक दिन ख़त्म हो जाएगा इनके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मीनिंग ये है कि इनके हिसाब से कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा, अपने अंदर से एनर्जी निकाल के एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन, एक समय ऐसा आएगा, दिन थी तो बात ही दूर है, एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी और वो न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, एटम स्टेबल होते हैं बहुत समय तक, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हाइड्रोजन एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रा व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम को की वेपर्स का जब लाइट के सामने स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना विबग्योर जो होता है सनलाइट का स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन में से भी लाइट्स निकलती हैं, एक स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये चीज़ें रदरफोर्ड सर नहीं समझा पाए, इसलिए रदरफोर्ड जी का जो ये मॉडल था वो हटा दिया गया था। डिस्क्राइब बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने क्या कहा, बोहर मॉडल्स ने कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में चलते हैं, जिनको ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चलता है उसकी कोई ना कोई फिक्स्ड एनर्जी होती है। दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, उन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। दीज ऑर्बिट शेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज KLMN, नाम दिया जाता है, जैसे n बराबर 1 2 3, यानी पहली शेल दूसरी शेल, तो पहली शेल को नाम दे दिया K, सेकेंड को L M N ऐसे। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम इन दिस चैप्टर, सारे मॉडल्स को कंपेयर कीजिए। तो थॉमसन ने क्या कहा,
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इनका मानना था कि एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, स्फीयर है, जिसके अंदर इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे कि तरबूज जो होता है वाटरमेलन, उसके अंदर बीज होते हैं ना, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के ऊपर कहीं कहीं लगे होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड सर ने क्या कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। एटम के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है। कहाँ पर, सेंटर में, जो क्या करता है उसका एंटायर मास वहीं पर होता है। उसका साइज जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारा स्पेस खाली होता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ठीक है। बोहर मॉडल ने क्या कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये तो इन्होंने कहा, वही इन्होंने भी कहा, सही है। अराउंड विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेलेक्टेड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। मतलब कुछ सेलेक्टेड ऑर्बिट में ही घूमते हैं, और वो ऑर्बिट कैसे होते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहलाते हैं उनको। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस बाय कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। इन डूइंग सो द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे के बीच में जितना एनर्जी का गैप होता है, या तो वो उसको एमिट करता है या उसको एब्जॉर्ब करता है। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में उनको लेता है या देता है। समराइज रूल फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल। अलग अलग शेल में लिखने का क्या रूल है, एक ही रूल है इसका। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है 2n²। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल इज 2n²। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2n²। अब आप n के प्लेस पे अगर 1 रखते हो तो पहली शेल का पता लग जाता है ना। तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 2, तो पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड में कितने रह सकते हैं, आपने इस n की जगह यहाँ 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में रह सकते हैं। उसी प्रकार से थर्ड शेल में कितने रह सकते हैं, n की जगह आपने 3 रखा, तो थर्ड शेल का आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। ठीक है। द लास्ट एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। द लास्ट बट वन शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। कुछ शेल ऐसी भी होती है जिनमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग अभी लिख लीजिएगा। वैलेंसी क्या होती है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन। वैलेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। मतलब कोई भी एटम जब स्टेबल होना चाहता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस्ट यानी दे देता है, गेंड यानी ले लेता है, या किसी के साथ शेयर करता है। दैट इज द वैलेंसी। सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। कितना होता है, 14। स्टूडेंट देखिए मैं बता दूं आपको, जो सिलिकॉन होता है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 14 सिलिकॉन का। इलेक्ट्रॉन कैसे जमे होते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, ये तो पूरे तरीके से फिल्ड है। लास्ट शेल में होते हैं 4, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4, क्योंकि इसको लास्ट में कितने करना होते हैं, यहाँ पर 8 चाहिए, तो 4 और लेगा या 4 देगा। 4 लेना और देना पॉसिबल नहीं होता, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या हो गई, 4। इन्होंने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो क्या हो सकता है 2,6, पहली शेल में 2, दूसरे में 6। इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, या 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी के साथ शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई ऑक्सीजन की स्टूडेंट 2, क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की नीड है।
अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या शेयर करता है वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपाउंड पे, जिसको आप बड़ी क्लासेस में सीख लेंगे। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मीन्स कितने प्रोटॉन किसी के न्यूक्लियस में होते हैं वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कब? सिर्फ एटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटॉन ही मान के चलते हैं कि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन हैविंग बाय एनी एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा। यहाँ लिखा है Z, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। अगर किसी का Z6 लिखा है, जैसे कि कार्बन का Z है, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मीनिंग है कि कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। मास नंबर को यहाँ लिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। कार्बन का मास नंबर 12 है, इसका मतलब कार्बन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने हैं? टोटल 12 होते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर देख लिया। आइसोटोप, आइसोबार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब किसी एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक को कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखा है, और ट्राइटियम के अंदर एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। Isobars, atoms of these element which have same mass number but different atomic number। मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, उनको आइसोबार कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए ऑर्गन और पोटेशियम। ऑर्गन का मास नंबर 40, पोटेशियम का भी मास नंबर 40, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर एक का 18 है और एक का 19 है। तो मास नंबर सेम है इसलिए इनको आइसोबार कहते हैं, बट एटॉमिक नंबर अलग है। ठीक है क्लास। Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल। एक्सप्लेन, चलिए कॉपी में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। Na+ का मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे। देखिए, सोडियम मीन्स Na। सोडियम का जो एटम होता है स्टूडेंट, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं कि 2,8,1, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या करता है, इसको दे देता है किसी को। तो जब एक दे देगा तब इसके ऊपर क्या होगा, एक प्लस का चार्ज देता था और ये बन जाता है Na का पॉजिटिव आयन। इसको हम क्या कहते हैं, Na का पॉजिटिव आयन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, 2,8। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है। तो अब इसकी पहली शेल K, दूसरी शेल L, दोनों भरी हुई हैं पूरी, क्योंकि पहली शेल में 8 रहते हैं, 2 रहते हैं, दूसरे में 8। तो Na+ की दोनों शेल कैसी हैं? कंप्लीट है। ठीक है, यही क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था, ये हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ब्रोमीन एटम है इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप। पहला है ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर 79, जो कि 49.7% मिलता है एटमॉस्फेयर, मतलब जहाँ भी मिलता है अर्थ के अंदर या। और दूसरा एक उसका और एटम है आइसोटोप, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है 35, लेकिन मास नंबर 81 है। इसकी अवेलेबिलिटी 50.3% है। तो हमको इनको दोनों को मिलाकर एक एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे देख लीजिए। जो 2 एटम्स हैं हमारे पास ब्रोमीन के, पहला है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, पहला जिसका मास है 79
बी आर, एक है 81 बी आर। समझा रहा हूँ, आंसर तो वहाँ लिखा ही है आपके पास। ये है 49.7% एंड दिस इज 50.3%। तो हम इनका एवरेज, मान लो मेरे पास दो आइटम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालते हैं। इसका 49.7% है तो अपॉन में क्या आएगा 100, और मास इसका है 79, प्लस इसका मास है 50.3%, परसेंट हटेगा अपॉन में 100 आएगा, और ये कितना होगा मल्टीप्लाई में 81। क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस कर देना है। तो इनका आंसर जो भी आएगा, क्योंकि अब 9th के हो तो करना इतना आता ही है, तो 80.006 आ रहा है इसका आंसर, ना तो 79 ना ही 81। तो क्या समझ में आता है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 80 के आसपास होगा। ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लास के हो, इतना आपको आता होगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, तो आपको कुछ ये वैल्यू मिलने वाली है, और इनको प्लस करोगे तो 80.006 आएगा, जो कि लगभग 80 के इक्वल है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, 80 मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास दिया है 16.2, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन द सैंपल। उसके आइसोटोप क्या है, एक है 16x8, एक है 18x8। इन दोनों का एवरेज जो है वो 16.2 दिया है। इससे हमने अभी एवरेज निकाला ना, हमारे पास दो थे, एक था 79 मास का, एक था 81 का, हमने इनका एवरेज निकाला 80। वैसे ही हमको ये दो दे रखे हैं, एक का 16 मास है, एक का 18 है, और इन दोनों का एवरेज दिया है 16.2। तो हमको ये जो परसेंटेज थे ना कि कौन कितने परसेंट मिलेगा, जैसे इसमें हमको दे रखा था 49.7, ये 50.3, तो इस क्वेश्चन में ये परसेंटेज कितने होंगे और कैसे फाइंड करेंगे ये हमको निकालना है। तो स्टूडेंट परसेंटेज निकालना इजी है स्टूडेंट, बहुत सिंपल काम है, हम लोग करके देखते हैं कॉपी में। देखिए हमको ये पता है कि दोनों को मिलाकर टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, तो हम मान लेते हैं पहले कि जो हमारा 16x8 वाला है इसका परसेंटेज x% है, पर x तो यहाँ लिखा है इसलिए हम x नहीं मान के y% मान लेते हैं। वो जो दूसरा वाला है 18x8 उसका परसेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस y, क्योंकि इन दोनों को मिलाऊंगा तो 100 आना चाहिए। अगर मुझे पता है कि एक चीज़ y है और इन दोनों को मिला के 100 आएगा, तो दूसरा निकालने के लिए हम हमेशा 100 में से माइनस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, जो पहले किया था, इन दोनों का एवरेज हमको कितना दे रखा है 16.2 दे रखा है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, और यहाँ पर हमको पहले से दे रखा है। इधर हम लिखते थे मास और परसेंटेज, मास 16, उसका परसेंटेज y, तो y के अपॉन में 100, प्लस मास 18, उसका परसेंटेज 100 माइनस y, तो 100 माइनस y, ये अपॉन में 100 क्यों आता है, क्योंकि 100% जो रहता है ना, ये परसेंट को जब हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सॉल्व करना है, 16y अपॉन 100 है ये, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 18y, और इसके अपॉन में भी स्टूडेंट 100 है, यहाँ लिखा है 16.2। जब दोनों के अपॉन में 100 है तो हम एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब दोनों के अपॉन में 100 है तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में दोनों के 100 लिखेंगे और इनको डायरेक्ट प्लस कर लेंगे। 16y प्लस 1800 माइनस 18y, यहाँ लिखा है 16.2, अपॉन में 100 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 16.2 इंटू 100, ये प्लस का 16y माइनस का 18y, 16y में से 18y जाएंगे तो बचेगा माइनस का 2y, ये है 1800, अपॉन का 100 यहाँ जा चुका है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1620 आएगा। यहाँ 1800 है, ये प्लस से इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 1800, यहाँ पर है माइनस का 2y, माइनस करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 180 आना चाहिए, 180 इज इक्वल्स टू माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइड में आएगा तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे
तो 90, मतलब पहला जो परसेंट है वो निकल गया 90%। एक वैल्यू आपकी 90% है, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी अराउंड हो जाएगी उसकी 90 माइनस वाई, क्योंकि हमने दूसरे को क्या लिया है 100 माइनस वाई लिया था, दूसरे को हमने क्या लिया था पहला परसेंटेज वाई। तो ये वाला आइटम कितना परसेंट मिलेगा 90, और ये वाला आइटम मिलेगा 100 माइनस वाई। तो 100 में से अगर 90 माइनस करोगे तो दूसरा वाला मिलेगा ओनली 10%। सॉल्यूशन स्टूडेंट पूरा यहाँ दिया हुआ है, समझा दिया है, लिखने के लिए आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12, Z यानी कि एटॉमिक नंबर 3 दिया है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो इसकी वैलेंसी क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स इजी सा काम है, तो एटॉमिक नंबर 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, पहली शेल में 2 बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। तो एटॉमिक नंबर Z जिसकी वैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं 13 वाला, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है न्यूक्लियस ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसीज, X और Y कोई 2 एलिमेंट हैं अलग अलग, उनके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 ही न्यूट्रॉन है, मतलब X एक एलिमेंट है उसके प्रोटॉन 6 हैं और Y में भी 6 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन जो है पहले एलिमेंट में 6 न्यूट्रॉन है और दूसरे में 8 न्यूट्रॉन है। तो इनके अंदर कुछ खास बात क्या है, पहली चीज़ देख लीजिए, इनका एटॉमिक नंबर 6 और 6 है, सेम है। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर भी 6, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है 6, दोनों के अंदर 6 प्रोटॉन है, मतलब ये दोनों एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम है, मतलब ये आइसोटोप्स होंगे। गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y, मास नंबर क्या होता है इन दोनों को प्लस करो तो X का मास नंबर क्या हो जाएगा 6 + 6 12, Y का मास नंबर 6 + 8 14। अब X और Y क्या है भाई, ये आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके एटम तो देखो 6 प्रोटॉन है दोनों के अंदर, तो एटॉमिक नंबर सेम हो गए। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, true false है student। J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons। यहाँ पर ये वैल्यू मुझे थोड़ी सी रॉन्ग लग रही है, तो मैं बुक में चेक कर लेता हूँ। J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons, तो वैसे तो ये सही है, न्यूक्लियंस ही होते हैं, बट न्यूक्लियंस के अलावा आज के समय में और बहुत सारी डिस्कवरी हुई हैं जिसमें कुछ न्यू चीज़ें भी पाई गई हैं स्टूडेंट, इसलिए इसको यहाँ पर फॉल्स बताया है। जिस टाइम पे J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया, अच्छा J.J. थॉमसन है ना, ठीक है। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मिलने से न्यूट्रॉन नहीं बनता है, वो एक अलग ही पार्टिकल होता है स्टूडेंट। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ये लगभग सही है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज एज अ मेडिसिन की तरह यूज होता है, ये भी सही कह रहे हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसने क्या फाइंड किया था, रदरफोर्ड के मॉडल से हमको एटॉमिक न्यूक्लियस का पता चला था। क्या पता चला था, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, है ना। आइसोटॉप्स में क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको तो समझना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो लास्ट शेल में रहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया है, पर ओके यहाँ पर इन्होंने Cl- लगाया है, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी बता दूं आपको। इन्होंने
Cl के ऊपर माइनस लगाया है, माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो अभी कितने हो जाएंगे इसके अंदर 2,8,8। इसका मतलब अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल में होते हैं, तो अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अगर क्लोरीन का एटम कहेंगे तो 7 और Cl माइनस उसका आयन होता है, तो उसके अंदर कितने होंगे स्टूडेंट 8। तो आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम के लिए होता है 281 डी वाला सही है। हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर 9 दिया है और एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पर 9 होंगे, तो एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फ्लोरीन का, तो इसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरीन। ये नीचे आंसर भी लिखे हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ, आंसर आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेना। मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर होता है इन दोनों का प्लस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस। न्यूट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन दिए 9, तो 10 + 9 19, ये हो गया मास नंबर। सेकेंड है 16, एटॉमिक नंबर 16, तो प्रोटॉन यहाँ कितने आना चाहिए, प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16, और मास नंबर दे रखा है 32, तो मास नंबर यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं दिया स्टूडेंट। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का बहुत सीधा सा तरीका होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो तो आपको न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे। इस क्वेश्चन में मास नंबर देखिए, मास नंबर 32 है ना, और ये तो होता है एटॉमिक नंबर, तो 32 में से 16 माइनस करोगे तो आपको न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे यहाँ पर 16। मास नंबर 24 और प्रोटॉन दिए 12, अगर प्रोटॉन 12 है तो एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, तो ये 12, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी 12। जिसके पास 12 प्रोटॉन होते हैं उसका नाम होता है मैग्नीशियम, तो यहाँ क्या आ जाएगा मैग्नीशियम। क्लियर है, और कुछ छूटा है क्या, नहीं, हो गया। नेक्स्ट है ये मास नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन वाले को हम कहते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन कुछ और भी दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो यहाँ पर 1। मास नंबर 2 है, मतलब ये जो सेकेंड नंबर का आइसोटोप था इसका वो है ड्यूटेरियम, ठीक है, क्योंकि मास नंबर 2 दिया है। अगर मास 2 है, प्रोटॉन 1 है और मास नंबर 2 है, तो 2 - 1, न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये उसका, तो यहाँ पर H+ लिखा है स्टूडेंट, इसको कट कर लीजिए। ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं ड्यूटेरियम, जिसकी स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, इस वैल्यू को ठीक कर लेना। तो इसकी यहाँ पर भी गलती है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ बताया नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर 1 2, और न्यूट्रॉन जब मास नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन 1 ही आएगा। ये गलती कभी कभी गाइड्स में हो जाती है, तो इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है स्टूडेंट। और लास्ट वाला क्या है, नंबर ऑफ मास नंबर 1 और प्रोटॉन भी 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन वही होता है एटॉमिक नंबर। 1 - 1 0, इसलिए न्यूट्रॉन कितने हो गए 0, सही है। अगर यहाँ 1 है और यहाँ पहले से 0 दे रखा है, तो ये जो इन्होंने आंसर लिखा था ना स्टूडेंट, ये यहाँ का है, इसको कहते हैं H+। जो यहाँ लिखा ना H+, ये मैंने काटा है, वो यहाँ का आंसर है। H+ यानी हाइड्रोजन का आयन, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लिखे हैं 0। तो क्लास ये था आपका वीडियो, जिसमें हमने पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर देख लिए।